सर्विस बेस्ड कंपनी में कभी भी मत जाओ एज अ फ्रेशर। तो अगर मैं अच्छा अर्न नहीं करूंगा तो फैमिली कैसे देखूंगा, लोन कैसे रीपे करूंगा, घर कैसे बनेगा मेरा। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपसे डीएसए क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये जो आपको ऑफर आया था ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टअप से, इन्होंने क्या सैलरी ऑफर की? तो जो ऑस्ट्रेलिया से ऑफर था उसमें 90,000 टू 1 लाख, लाइक जो वहाँ पे उनका पैसा चलता है डॉलर। इसके बाद भी मैं जाऊँगा तो 25 तक ही पहुँचूंगा, जबकि मेरे दोस्त लाइक 22-25 पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे पहले ही स्विच में। ये ऐसा नहीं है कि मैं देख के जल रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ है, लेकिन खुद से बेहतर करने का, लाइक मेरा दोस्त अगर कर रहा है, मेरे साथ का अगर कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, ऐसा एक थॉट रहता है। तो अगर डेटा इंजीनियर्स की बात करें तो देखो हर कंट्री का एक अपना ब्रैकेट होता है कि किस कंट्री में कितना आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन यस, ये टोटली कंपनीज पे डिपेंड करता है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, इंडिया में भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा पे करती हैं, और बहुत ऐसी भी कंपनीज हैं जो बहुत कम पैसा पे करती हैं सेम रोल के लिए और सेम काम के लिए। Hi everyone, I'm Sumbul Arifa and I'm working at Microsoft as a software engineer. And आज की हमारी पॉडकास्ट में मैंने कैश अंसारी को इनवाइट किया है, जो कि अभी जेपी मॉर्गन में एक डेटा इंजीनियर का काम कर रहे हैं एंड रिसेंटली यूके शिफ्ट हुए हैं। सो हाय कैश, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, एंड हाउ यू आर डूइंग? आई एम ऑल्सो डूइंग गुड। सो कैश, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो। तो जैसा सुम्बुल ने बोला, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ आप लोग को। मेरा नाम कैश है और मैं गोरखपुर के बारे में आप लोग को पता होगा, यूपी में एक जगह है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अभी जैसे सुम्बुल ने बताया, यूके में मैं एज अ डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, और इससे पहले एयरटेल में मैं एज अ डेटा इंजीनियर जॉब करता था। ओके, सो आपको एयरटेल इंडिया में काम करने का भी एक्सपीरियंस है एंड देन यू मूव टू यूके टू वर्क एट जेपी मॉर्गन। तो यूके में लाइफ कैसी चल रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यूके की लाइफ यूके जैसी ही है अगर मैं बोलूँ तो। बहुत लोग को पसंद आती है और बहुत लोग को नहीं भी आती है, और नहीं आने वालों में से मैं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कल्चरल डिफरेंस है वो बहुत अलग है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लोगों के पास बहुत टाइम होता है एक दूसरे को देने के लिए, और यहाँ पे लोग पता नहीं झूठा प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं या फिर लोगों के पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे को समझ में आ रहा है, और एक जो होम सिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि अभी 2 महीने ही आए हुए हैं यहाँ पे मुझे, और मुझे घर की बहुत याद आती है। या एग्जैक्टली। तो कैश, फिर आप गोरखपुर के पास एक गांव से आते हो। आपकी फैमिली ऑल्दो आपसे दूर है बट आपसे बहुत प्राउड भी होगी कि आप बाहर जॉब कर रहे हो, राइट? तो उनका क्या रिएक्शन है इस चीज़ को कि आपको अभी रिसेंटली 2 महीने हुए हैं जॉब करते हुए, तो उनका क्या रिएक्शन था जब आपकी बाहर जॉब लगी? देखो, उनका तो रिएक्शन, जैसे अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊँ आप लोग को, तो मेरी फैमिली लाइक पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पेरेंट्स। और हम लोग गांव से हैं तो गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, लाइक थोड़ा कमाओ खुश रहो। मैं पहला जॉब जब मेरे को मिला एयरटेल में तो बहुत अच्छी सैलरी थी, सबकी नज़र में, मेरी नज़र में भी, हम बहुत खुश थे। लाइक आई वाज अर्निंग 1 लाख पर मंथ, और इतना बहुत था हमारे लिए। तो मेरे अब्बू मेरे से यही बोले जब मैं यूके आ रहा था कि भाई इतना कमा रहा है यहाँ पे, इसमें हम लोग खुश हैं। लाइक जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कर पा रहे हैं, तो घर पे है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। मेरे घर वाले भी यही बोल रहे थे, एंड आई वाज लाइक मेरे को जाना है, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लोर करना है। फिर वो लोग मान गए, ऑब्वियसली लड़का अगर बोले तो घर वाले मान ही जाते हैं। तो उनका ये भी कहना था कि जाओ, अभी तुम्हारी एज भी बहुत कम है, जाके घूम लो, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो चीज़ों को। और मेरा भी ऐसे ही है, लाइक मैं यहाँ पे सेटल होने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं रहने नहीं आया हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, थोड़ा दुनिया देख रहा हूँ कैसी है दुनिया, फिर घर ही जाना है वापस। काफ़ी सही है, मतलब न्यू एक्सपीरियंस भी करना चाहिए, एक ही लाइफ है। यस, ऑब्वियसली, लाइक आपने सही बोला, एक लाइफ है, अगर इसको भी कुछ नहीं देखा इस जीवन में तो फिर क्या ही मतलब है। एग्जैक्टली। तो कैश, हम आपकी थोड़ी सी पहले की जर्नी जान लेते हैं। आप एग्जैक्टली आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई थी एंड आपको कौन सा कॉलेज मिला था? ओके, सो मेरी स्कूलिंग मेरे होम टाउन से हुई थी। गोरखपुर जो मैंने आपको बताया, वहाँ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर एक गांव है। आप ऐसा कह सकते हो बिहार का बॉर्डर ही पड़ता है हमारा गांव, मतलब वहाँ से थोड़ी दूर बाद बिहार स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने होम टाउन से स्कूलिंग करी, फिर मैं कोटा गया हुआ था 1 साल के लिए, वहाँ पे जेईई मेंस की प्रिपरेशन करी थी। देखो, मुझे पूरा भरोसा था मैं जेईई एडवांस नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं जेईई एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करी थी, केवल जेईई मेंस पे मेरा फोकस था, वो भी अच्छे से नहीं हो पाया। तो मेरे को IIIT ऊना मिला था, और मैंने IIIT ऊना सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे मुझे CSE मिल रहा था, क्योंकि और भी अदर कॉलेजेस थे और भी NITs मिल रहे थे जिसमें जो
केमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मतलब नॉट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा ब्रांच है, जो मतलब कौन से ब्रांच होते हैं जिसमें बहुत कम रैंक पे भी मिल जाता है कॉलेज, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, तो वैसे ब्रांच मिल रहे थे, लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना है, दैट्स इट। तो मैं कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरे को IIIT उन्हें मिला और मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। ओके, सो आपने बताया आप IIIT से हो। IIIT नाम से ही दिमाग में आता है कि बहुत ही 4 कोडर्स होंगे वहाँ पे एंड ऑल। सो आपकी IIIT में कोडिंग सिनेरियो वगैरह कैसी थी, एंड ये कौन से टायर में आता है एग्जैक्टली IIIT होना? देखो ये थोड़ा सा डिबेट का टॉपिक है कि IIIT होना कौन से टीयर में है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, बट मैं थोड़ा सा सिनेरियो आपको समझा देता हूँ जिससे कि आपको और बेहतर चीज़ें समझ में आ सके। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था तो कॉलेज 4 साल लगभग पुराना था, क्योंकि हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही पहला बैच पास आउट हुआ था, तो कॉलेज बहुत नया। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए ये था कि हमारे कॉलेज का जो कैंपस था वो NIT हमीरपुर में था। लाइक हमारी पढ़ाई NIT हमीरपुर में चलती थी, ऑल्दो हमारे प्रोफेसर्स या फिर जो टीचर्स होते हैं वो अलग थे। तो जो कल्चर होता है NITs का वो बहुत अच्छा होता है, लाइक उसमें कोडिंग कल्चर हो गया, जो क्लब्स होते हैं, तो उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट था हमारे ऊपर। हम भी देख देख के वैसा चीज़ें बनाना शुरू कर दिए थे, हमारे कॉलेज में भी कोडिंग कल्चर स्टार्ट हो गया था। और अगर मैं आपको सच में बताऊं तो कोडिंग कल्चर मेरे कॉलेज का बहुत अच्छा था, ऑल्दो मैं बहुत अच्छा नहीं था कोडिंग में, मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा करता नहीं था, लेकिन हाँ कोडिंग कल्चर बहुत बेहतर था। क्योंकि अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे मेरे टाइम पे जब हम पास आउट हुए तो दे गॉट जॉब ऑफर फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में गए। तो यस कॉलेज तो बेहतर था, बट टीयर की बात करें तो वो टीयर 3 में ही आएगा मेरे हिसाब से। ओके, तो आपने बताया कि आपके साथ के जो लोग थे वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस हुए, जैसे कि गूगल, अमेज़ॉन वगैरह। अच्छा, तो ये सारी कंपनीज आपके कॉलेज में आती थी, क्योंकि आपने बताया रिलेटिवली न्यू कॉलेज था, आप जब कॉलेज में एंटर किए थे तो वो फर्स्ट प्लेसमेंट बैच था, तो ऑल्दो इट वाज अ न्यू कॉलेज, फिर भी ये सारी कंपनी कैंपस में आती थी या फिर ये सब ऑफ कैंपस था? देखो जहाँ तक मुझे याद है मेरे कॉलेज में जो सबसे अच्छी कंपनी आई थी वो जियो थी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, और उसने 14 LPA का पैकेज दिया था जो मेरे एक दोस्त को मिला था, और उसने केवल एक स्टूडेंट को ही सिलेक्ट किया था। और जो बाकी के जितने भी प्लेसमेंट्स हुए थे सारे ऑफ कैंपस हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, अमेजन की बात करो, गूगल की बात करो, सारे ऑफ कैंपस। मुझे ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिला था सबसे पहले, जो कि LTI में था। LTI आप लोग को पता होगा, लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक करके कंपनी है, सर्विस बेस्ड है, जहाँ पे मुझे 5.5 या फिर 6 LPA का पैकेज मिला था, पहली बार जो मेरे को ऑन कैंपस जॉब मिली थी। तो उसी टाइम जो पहली कंपनी मेरे कॉलेज में आई थी, और आप लोग को पता है उस टाइम कोरोना की वजह से सब कुछ लॉक था, हम घर पे थे, तो पहली कंपनी जो मेरे कॉलेज में आई थी वो LTI थी, सर्विस बेस्ड कंपनी। और मुझे बहुत डर था, अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मैंने लोन ले रखा है पढ़ाई करने के लिए, वो कैसे वापस होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे तू LTI में ले लेगा, अगर ऑफर ले लिया तो अदर कंपनीज में नहीं बैठ पाएगा। लेकिन मेरा ऐसा था, मान लो LTI में भी नहीं हुआ, अब आगे जाके भी कोई कंपनी नहीं मिली, तो मैं ना घर का रहूँगा ना घाट का रहूँगा, तो मैंने LTI फिर ले लिया था। ऑल राइट। तो आपको कॉलेज से LTI से ऑफर था, उसके अलावा आपने कहीं इससे पहले इंटर्नशिप भी करी थी कॉलेज में? देखो इंटर्नशिप्स तो किया था मैंने, और मेरा जो पूरा फोकस था कॉलेज के दौरान, मेरा जॉब लेने का किसी भी तरीके से ऐसे फोकस नहीं रहता था, मैं टोटली रिसर्च की तरफ मेरा ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट था। मैंने पहला जो इंटर्नशिप किया वो IIT मंडी में रिसर्च इंटर्नशिप किया, और मेरा पूरा जो इंक्लिनेशन था वो डेटा साइंस की तरफ था, लाइक ऐसे कोर्सेज करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना। लेकिन जब प्लेसमेंट्स का टाइम आया, ऑनेस्टली आप लोग को बताता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस बात को ज़रूर से ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचता था कि मुझे डेटा साइंस फील्ड में जॉब चाहिए, तो मेरे लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे मशीन लर्निंग मॉडल्स अच्छे से आने चाहिए, मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप प्लेसमेंट्स के लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए DSA, आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए अगर आप इंटरव्यूज़ को क्रैक करना चाहते हो। तो मेरे साथ वही हुआ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा था ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि सारी कंपनीज DSA फोकस इंटरव्यू लेती हैं और मेरा वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। ओके, सो LTI में आपको एग्जैक्टली क्या रोल मिला? वाज इट फॉर डेटा इंजीनियरिंग या फिर डेवलपर का रोल था? देखो LTI सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो उसमें वो लोग ऐसे किसी पर्टिकुलर रोल के लिए नहीं हायर करते, वो एक ट्रेनी के तौर पे, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी के लिए हायर करते हैं,
और बाद में 2 महीने की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, और उस ट्रेनिंग के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आप किस रोल के लिए काम करोगे, जो कि मुझे बहुत एक गलत तरीका लगता है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, लेकिन वो आपको डाल देंगे सपोर्ट रोल में या फिर किसी और रोल में, तो वहाँ पे आप डिसाइड नहीं करते हो कि आप किस रोल के लिए जा रहे हो। वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि आप किस रोल के लिए काम करोगे। इसलिए मैं सबसे ये बोलता हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनी में कभी भी मत जाओ एज अ फ्रेशर, क्योंकि वहाँ पे जो आपका फ्यूचर है, जो आप फ्यूचर में देख रहे हो कि मुझे ये बनना है, वो आप डिसाइड नहीं कर रहे होते हो, वहाँ की मैनेजमेंट डिसाइड कर रही होती है। ओके, तो आपने क्या वो ऑफर लिया या फिर आपने ऑफ कैंपस भी ट्राई किया? देखो, ये चीज़ मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि मेरे को वहाँ से 5.5 या फिर 6 LPA का मिला था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करी टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड। तो मेरे को ऐसा लगा कि 35,000 पर मंथ मेरे को सैलरी मिलेगी, जिससे कि कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं अगर मैं पुणे जाता हूँ या फिर चेन्नई जाता हूँ जॉब करने। तो मैं बहुत ऐसे डिप्रेस्ड रहने लगा था, क्योंकि पहली बात तो मैंने लोन ले रखी थी पढ़ाई करने के लिए, और लाइक हम लोग फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल थे। तो अगर मैं अच्छा अर्न नहीं करूँगा तो फैमिली कैसे देखूँगा, लोन कैसे रीपे करूँगा, घर कैसे बनेगा मेरा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस रहने लगा था, बहुत परेशान हो गया था। लेकिन थैंक्स टू दोज फ्रेंड्स जिन्होंने थोड़ी हेल्प करी मेरी, लाइक मैं पहला जॉब मुझे मिल गया और लाइक 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, लाइक आखिरी सेमेस्टर में था मैं कॉलेज के, तब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना, तब मैंने स्टार्ट किया। और यू वोंट बिलीव, कॉलेज ख़त्म हो गया था, उसके बाद मुझे जॉब ऑफर मिला था एयरटेल से। तो जो लोग पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि अगर आपके पास अभी टाइम है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जो लोग थोड़ा सा लेट भी कर चुके हैं तो इट्स नेवर लेट, जब से आप स्टार्ट करोगे वहीं से आप बहुत अच्छी एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। DSA इज समथिंग यू कैन नॉट नेग्लेक्ट अगर आपको एज अ फ्रेशर जॉब चाहिए टेक फील्ड में, राइट? एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब जॉब स्विच कर रहा था, अभी एयरटेल में 2.5 साल काम किया मैं, उसके बाद जॉब स्विच कर रहा था, तो इट्स नॉट लाइक कि आपके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपसे DSA क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ अपने यूट्यूब के वीडियोस में, मैं पहला इंटरव्यू दिया था अगोडा के लिए, और अगोडा का पहला जो टेक्निकल इंटरव्यू था वो डेटा इंजीनियर रोल के लिए था बेसिकली। और पहला जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो क्लाइंबिंग स्टेयर्स का प्रॉब्लम है डायनामिक प्रोग्रामिंग का, वही पूछा उन्होंने मेरे से। और 2.5 साल बाद मैं पहली बार एक इंटरव्यू में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा था और मेरे से नहीं हो पाया, एंड आई गॉट रिजेक्टेड। तो ऑनेस्टली मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस्ड हो, फ्रेशर हो, लाइफ के किसी भी फेज में हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे आप बोलते हो, लीड कोड जो आप सॉल्व करते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। यस एग्जैक्टली, सो यू जस्ट टोल्ड अस एन एग्जांपल कि अगोडा से आपको रिजेक्शन आ गया क्योंकि आपने DSA नहीं कर रखी थी। फिर तो जैसे ही मेरे को अगोडा से रिजेक्शन मिला, मेरी आंखें खुल गई कि भाई मैं कहाँ पे लाया करता हूँ, कितने पानी में हूँ मैं। वहाँ से मैंने DSA फिर से स्टार्ट किया। देखो, जब मैं एक्सपीरियंस था तो मुझे बस DSA प्रिपेयर नहीं करना था, उसके साथ साथ जो डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी पढ़ने थे। तो मुझे 4 महीने का टोटल टाइम लग गया लाइक जॉब स्विच करने में। तो अगर किसी को ऐसा लगता है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप यूँ 10 दिन में 15 दिन में जॉब स्विच कर लोगे, तो शायद आप सही नहीं सोच रहे हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बट हाँ, एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपको जॉब स्विच करने में टाइम लगता है, प्रिपरेशन करने में। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपने एयरटेल में 2.5 साल काम किया, आपने बताया। तो आपका एज अ डेटा इंजीनियर रोल, आपकी क्या क्या डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी एट एयरटेल? तो मैं आप सभी लोग को डेटा इंजीनियर एज अ होल मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो डेटा इंजीनियर्स का रोल क्या होता है। बेसिकली आपको मेजरली केसेस में आपको डेटा पाइपलाइंस बनानी होती हैं। लाइक क्या होता है कि हम कोई एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को कि अमेजन की वेबसाइट है या फिर फ्लिपकार्ट का वेबसाइट है, तो यूज़र यूज़ कर रहा है उसे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है। लाइक आपको रिकमेंडेशंस आती हैं, तो रिकमेंडेशंस कैसे आती हैं, आप चीज़ें सर्च करते हो तो वो सर्च करने का जो फीड है वो कहीं ना कहीं किसी API से डेटाबेस में जाता होगा, और उस डेटा को डेटा साइंटिस्ट तक पहुँचाना डेटा इंजीनियर्स का काम होता है। पाइपलाइन बिल्ड करना, लाइक अगर आपको रियल टाइम में रिकमेंडेशन
यूजर्स को देना है तो रियल टाइम में डेटा को फीड करना रहेगा। तो डेटा इंजीनियर क्या करेगा, रियल टाइम डेटा पाइपलाइंस बनाएगा। जैसे ही यूजर ने कुछ क्लिक किया, डेटा उसके पाइपलाइन से होते हुए डेटा साइंटिस्ट के पास पहुंची, उनके वहाँ पे मॉडल्स थे, जो भी एल्गोरिदम्स हैं वो वहाँ पे वर्क किए और फिर वहाँ पे रिकमेंडेशन शो हुआ यूजर को। तो एट द एंड डेटा इंजीनियर का मतलब ये हुआ, आप डेटा को प्यूरिफाई करोगे, डेटा को क्लीन करोगे और पाइपलाइंस बिल्ड करके, बेसिकली स्केलेबल पाइपलाइंस हम लोग बोलते हैं कि डेटा जितना ग्रो हो उसके हिसाब से डेटा पाइपलाइंस भी स्केल हो सकें। तो आप बेसिकली पाइपलाइन बिल्ड करते हो जिससे आप डेटा साइंटिस्ट को भी डेटा दे सको और डेटा एनालिस्ट को भी डेटा पहुंचा सको। ओके, सो ये था आपके रोल के बारे में। एग्जैक्टली कौन से एयरटेल प्रोडक्ट पे आप ये चीज़ अप्लाई करते थे? अगर मैं अपना यूज केस बताऊं, मैं जो एयरटेल में जॉब करता था तो उस टाइम मैं फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहा था, जिसमें यूजर्स अगर कोई फ्रॉड करते हैं तो एयरटेल कैसे उसको पकड़ पाएगा रियल टाइम में। तो ये यूज केस था, इसको ज़्यादा डीप नहीं बता सकता मैं, बट हाँ मोर और लेस ऐसा ही था कुछ। ओके, सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा, अब फिर आपने बताया कि 2.5 साल काम करने के बाद आपने फिर जॉब हंटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। तो एग्जैक्टली आपने कैसे प्रिपरेशन की एंड जॉब हंटिंग कैसे की? जॉब हंटिंग बहुत बहुत सिंपल है अगर लोग इसको कॉम्प्लिकेट ना करें तो, क्योंकि आप तरह तरह की चीज़ें देखते हो, ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस रोल के लिए जॉब ढूंढ रहे हो। सिंपल, आपको डेटा इंजीनियर के लिए जाना है, डेटा साइंटिस्ट के लिए जाना है, फ्रंट एंड बैक एंड, जिस चीज़ के लिए भी जाना है आपको क्लियर होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो टेक स्टैक्स हैं, जैसे मेरे लिए स्पार्क, पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा, स्केला, ये सारी चीज़ें कोर थी जो मुझे आनी ही चाहिए। तो मैंने इस पे फोकस किया कि मेरे को हडूप, स्पार्क बहुत अच्छे से आनी चाहिए, स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिस पे मैं काम भी करता था। लेकिन काम करना और इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना दोनों चीज़ें बहुत अलग होती हैं। लाइक जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हो तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा कॉर्नर केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप डेटा इंजीनियर रोल के लिए जा रहे हो तो स्पार्क का जो आर्किटेक्चर है, क्लाइंट मोड कैसे काम करता है, क्लस्टर मोड कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में काम कर रहे होते हो। शायद उस समय ये सारी चीज़ें आप डेली यूज़ ना कर रहे हो, लेकिन इंटरव्यूज़ में आपको ये प्रिपेयर करनी होती हैं। तो पहला चीज़ होता है कि आप जिस रोल के लिए जा रहे हो उसके जो कोर टेक स्टैक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लो। सेकंड चीज़ होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको सिस्टम डिज़ाइन भी पढ़ना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें बस प्रिपेयर करनी है। सारे स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी अलग होती है, लाइक कोई 2 महीने में कर सकता है, कोई 4 महीने में कर सकता है, कोई 6 महीने में करेगा। तो ये आप जानते हो खुद को कितने महीने में आपको करना है। बस टाइमलाइन बनाओ, स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो, दैट्स इट। और जब से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो उसी टाइम से आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, दैट्स इट। जब तक आपकी पढ़ाई खत्म होगी आपको कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत आसान है अगर मैं बोलूँ तो। ओके, ठीक है। तो आपने कौन कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई किया एंड कहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल्स आए? आप कौन कौन से इंटरव्यूज़ के लिए बैठे, आप वो शेयर कर सकते हैं? यस, श्योर, और शेयर भी करना चाहिए। देखो, मुझे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिले। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जॉब नहीं मिल पाएगा ऑनेस्टली। बहुत जगह तो पहले ही रिजेक्शन आ जाता है, बहुत जगह इंटरव्यूज़ के बाद। तो मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट सभी कंपनीज़ में, लाइक जो बैंक कंपनीज़ हैं, लाइक सुम्बुल से भी मैंने एक बार रेफरल लिया था, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के लिए। और मैंने गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट बता ही दिया, सारी कंपनीज में अप्लाई किया था। जो स्टार्टअप्स हैं उनमें अप्लाई किया था, लाइक जेटा है उसमें अप्लाई किया था मैंने। और जो अच्छी अच्छी स्टार्टअप्स हैं, क्रेड हो गया, इसके साथ साथ जो गेमिंग की कंपनीज़ हैं, ड्रीम 11 जैसी, उन सब में मैंने अप्लाई किया था। और मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे बाहर लाइक जाना है जॉब करने के लिए, लेकिन मैं ओपन था। लाइक मुझे जो जॉब रोल दिखता था जिसमें मैं आइडियल कैंडिडेट हूँ, मैं सुटेबल हूँ, मेरे जॉब रोल जो भी वहाँ पे है, मेरे टेक स्टैक्स मैच हो रहे हैं, तो मैं अप्लाई कर देता था। और मुझे लास्टली मेरे को जो जॉब ऑफर मिला वो ऑस्ट्रेलिया से मिला था और यूके से मिला था। ये जो आपको ऑफर आया था ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टअप से, इन्होंने क्या सैलरी ऑफर की एग्जैक्टली, मतलब आपको कितना हाइक मिला था? आप कुछ नंबर शेयर कर सकते हैं? यस, शेयर कर सकता हूँ मैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया से ऑफर था उसमें देखो 2 कंडीशंस थी। उन्होंने ये बोला था कि आपको 6 महीने इंडिया में रह के काम करना होगा, वर्क फ्रॉम होम। 6 महीने के बाद आपको सिडनी आना है। तो जब आप इंडिया में काम कर रहे होगे तो आपको 18 LPA दिया जाएगा, लाइक 18 LPA इंडियन करेंसी में। और जब आप यूके आओगे तो 90,000 टू 1 लाख, लाइक जो वहाँ पे उनका पैसा चलता है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो आपको मिलेगा। तो
आई वाज लाइक कि ये तो स्टार्टअप है और मैं यहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, नॉट श्योर ये बाद में मुझे ऑस्ट्रेलिया ना बुलाएं, इसी पे मुझे काम करना रह जाए और बाद में मैं फिर से स्विच करूं तो इसके बाद में मैं जाऊंगा तो 25 तक ही पहुंचूंगा, जबकि मेरे दोस्त लाइक 22-25 पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे पहले ही स्विच में। तो ये थोड़ा सा चलता है दोस्तों में कि यार वो इतना पे गया तो मैं भी कोशिश करता हूँ वहाँ तक पहुँचूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं देख के जल रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ है, लेकिन खुद से बेहतर करने का, लाइक मेरा दोस्त अगर कर रहा है, मेरे साथ का अगर कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, ऐसा एक थॉट रहता है। तो इसलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफर को लाइक रिजेक्ट कर दिया था। क्या आपने उनका ऑफर डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया या फिर आपने उस ऑफर को रखा एंड और कंपनीज में अप्लाई करना कंटिन्यू रखा? हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफर को तुरंत लाइक रिजेक्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया वाला ऑफर मेरे पास था। लाइक कभी भी आप लोग ऐसा नहीं करना कि आपको ऑफर आया आप तुरंत रिजेक्ट कर दिए। 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है भाई, हम एक्सपीरियंस लोग हैं। दैट्स ग्रेट। आपने ये एडवाइस बहुत अच्छी दी कि हमें ऑफर ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने पास बैकअप रखना चाहिए एंड नेगोशिएशन में भी बहुत हेल्प होती है इससे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करना चाहिए हम लोग को। कभी भी जब आपको ऑफर मिले और आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो तुरंत रिजेक्शन नहीं देना चाहिए, तुरंत ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑफर को एक्सेप्ट करके अपने पास रख लो। देखो आपके पास 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है और उस नोटिस पीरियड में आप और बेहतर कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर द एडवाइस। एक और चीज़ कैश, तो आपने उस स्टार्टअप के बाद सीधे जेपी मॉर्गन में इंटरव्यू दिया या फिर आपने और भी इंटरव्यूज दिए एंड आपको रिजेक्शंस भी आए या फिर नेक्स्ट वाज जेपी मॉर्गन? आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। देखो हम एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो होते हैं, हमारे पास 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है। तो कभी भी आपको कोई ऑफर मिलता है तो पहली बात ध्यान रखना कि उसको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करके अपने पास रख लो एज अ बैकअप। और उसके बाद जो नोटिस पीरियड आपका होता है उसमें आप और बेहतर कंपनीज के लिए अप्लाई करो और बेहतर कंपनीज में जॉब ऑफर लेने का कोशिश करो। देखो 2 चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर आपको कोई कंपनी मिलता है जो प्रीवियस कंपनी से थोड़ा सा भी पैसा अधिक दे रहा है तो आप इन दोनों से नेगोशिएट कर सकते हो कि मुझे इस कंपनी में और बेहतर ऑफर मिल रहा है, तो पिछली वाली कंपनी से बोल सकते हो कि मुझे और बेहतर आप दोगे तो ही मैं ज्वाइन करूंगा। और ऐसा होता है। देखो एचआरस भी आपके साथ नेगोशिएशन करते हैं। उनको अगर ऐसा बोला जाता है जाओ कैंडिडेट लेकर आओ 25 एलपीए के लिए, तो वो आपको आके बोलेंगे कि हमारे पास तो बजट 18 एलपीए का ही है। तो ऐसे नेगोशिएशन करते हैं वो आपसे। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, 2 ऑफर लो और फिर दोनों कंपनीज को आपस में भिड़ा दो। तो ऐसे करके बहुत अच्छा आप ऑफर क्रैक कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मुझे सेकेंड कंपनी जेपी मॉर्गन मिली तो जेपी मॉर्गन फिनटेक में है और फिनटेक अभी बहुत अच्छा एक डोमेन है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में भी फिनटेक बहुत अच्छे ग्रो करने वाला है। और डेटा इंजीनियरिंग का कोर रोल था यहाँ पे, तो मैंने फिर जो प्रीवियस कंपनी थी उस पर ध्यान ही नहीं दिया और मैंने जेपी मॉर्गन को ज्वाइन कर लिया। बीच में बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे थे, लाइक जेटा में भी मैं इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन जेटा में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। लाइक आई वॉज अबाउट टू गेट द ऑफर बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लाइक एचआरस आपको घोस्ट करने लगते हैं, तो क्या ही बोलें इसको। तो आपके साथ भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा, बहुत सारे लोग के साथ आपने इंटरव्यू दिया फिर एचआर रिवर्ट बैक नहीं करते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत सारी कंपनीज के साथ हो रहा था, बहुत जगह से रिजेक्शंस भी आ रहे थे। बट आई वाज लाइक कि मेरे को कोई अच्छा जॉब ऑफर लेना ही है, तो मैं जगह से रेफरल लेने का कोशिश कर रहा था। जो भी मेरे कनेक्शन है उनसे बातें कर रहा था, कहाँ से मुझे रेफरल मिल सकता है। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। जेटा के लिए आप इंडिया में अप्लाई कर रहे होंगे, राइट? जेटा भी काफ़ी अच्छी पॉपुलर कंपनी है, रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुई थी। हाँ, जेटा बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आपको रेफरल मिल रहा हो या फिर आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जेटा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू वर्क इन इंडिया। मैंने ऐसा सुना है थोड़ा सा जेटा में हैक्टिक काम होता है, लेकिन येस जेटा पेज वेल, बहुत अच्छी सैलरी देती है जेटा। और जो उनके जो टेक स्टेक्स हैं वो बहुत ही एडवांस्ड हैं। तो अगर आपको जेटा में ऑफर मिल रहा हो तो नो डाउट यू कैन गो फॉर इट। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर रिजेक्शन। अब आप ये बताओ कि जेपी मॉर्गन में क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स हुए थे? टोटल 4 राउंड के इंटरव्यू थे और जिसमें से 2 राउंड टेक्निकल थे, 1 राउंड बिहेवियरल राउंड था और 1 एचआर राउंड था। तो जो टेक्निकल राउंड थे उसमें पहला जो था वो जो डायरेक्टर बोल लो या फिर जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनके साथ था। और जो दूसरा राउंड था वो टॉप के नहीं थे बट लीड रोल के थे और वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और बहुत ज़्यादा टेक्निकल था। जो तीसरा राउंड था वो बिहेवियरल में, देखो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग को ऐसे समझ में नहीं आता है कि बिहेवियरल क्या होता है। तो बिहेवियरल में आपको
केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक एक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आप कैंडिडेट हो तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि आपको एक रिक्वायरमेंट आई थी और आप उस पर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डेडलाइन आया वो चीज़ प्रोडक्शन में जाने वाली थी, उसी बीच जो बिजनेस थी उसने आपसे ये बोल दिया कि इसमें एक और चेंज लाना है और एक और रिक्वायरमेंट उसमें ऐड करना है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, कैसे आप उस चीज़ को मैनेज करोगे, कैसे टाइमलाइन को मैनेज करोगे। तो ये बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैनेजर ने या फिर किसी आपके टीम मेंबर ने आपको अच्छा रेटिंग नहीं दिया अप्रेजल के टाइम में, तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, आप आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। तो इसका कोई सही और गलत आंसर नहीं होता है, इससे वो आपका जो भी बिहेवियर है उसको जज करने का कोशिश करते हैं कि आप टीम में फिट बैठते हो कि नहीं हो। तो इस इंटरव्यू में अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप आंसर्स को पॉजिटिवली आंसर कर रहे हो, तो यू आर गुड टू गो, आप बहुत इजीली क्रैक कर लोगे इसको। और जो लास्ट राउंड होता है HR राउंड, वो बहुत सबसे आसान होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, चीज़ों को अच्छे से समझ ले रहे हो, बात कर ले रहे हो, तो जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको कंपनी के बारे में बताएगा, आपके प्रीवियस कंपनी का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूछेगा, सैलरी से रिलेटेड नेगोशिएशंस होंगी, तो वो भी इजीली क्रैक हो जाता है। ओके, तो आपने स्किल्स की बात की कि आपको स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, तो एक डेटा इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि आप 3 महीने तक पढ़ाई की और गलत चीज़ पढ़ रहे थे तो फिर आपका 3 महीने वेस्ट है। तो देखो, अगर डेटा इंजीनियर्स की बात करें तो आपको फोकस करना चाहिए जो इस टाइम की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे स्पार्क, बहुत सारी कंपनीज हैं स्पार्क यूज़ करती हैं। मैप रिड्यूस बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं, बट वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उसके जगह पे ही स्पार्क यूज़ हो रहा है। तो आप लोग हडूप भी पढ़ लो, लेकिन स्पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पर आप फोकस कर सकते हो वो है पाइथन, जावा, स्केला। इसमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। आप तीनों कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन हाँ, कोई एक तो आपको आनी ही चाहिए। इसके बाद जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं, बेसिकली वो डेटा पे काम कर रहे होते हैं, तो डेटा बेसिस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए। केवल रिलेशनल नहीं, जो नॉन रिलेशनल, जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं उनके बारे में भी, जैसे पोस्टग्रेस हो गया, ओरेकल हो गया, माइस्क्यूएल होगा, इसके साथ साथ जैसे डायनामोडीबी हो गया, HBase हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम वो डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हो गया पहला, स्पार्क, हडूप, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर आप डेटाबेसेस से रिलेटेड नॉलेज ले लो। उसके बाद आता है कि अभी बहुत जैसे जैसे डेटा इंक्रीज हो रहा है और आप बहुत जगह ऐसा देख रहे होगे कि बहुत सारी चीज़ें रियल टाइम में चल रही हैं, जैसे रियल टाइम डेटा एनालिसिस होता है, रियल टाइम रिकमेंडेशन इंजन्स बनते हैं, तो उसके लिए आपको वैसे टेक स्टैक पढ़ने पड़ेंगे। जैसे रियल टाइम के लिए मैं एयरटेल में यूज़ करता था काफका, तो और भी आप एक्सप्लोर करो, काफका भी पढ़ सकते हो। काफका के साथ साथ जो इंजीनियर्स होते हैं, डेटा इंजीनियर्स, वो पाइपलाइंस बनाते हैं। तो पाइपलाइंस बनाने के लिए आपको ऑर्केस्ट्रेशंस जो टूल्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो ETL टूल्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैसे आप ETL पाइपलाइंस बनाते हो, आपको एयरफ्लो के बारे में पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी के टाइम पे मैं तो ये बोलूँगा कि आपको क्लाउड से रिलेटेड भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कंपनीज अपने ऑन प्रीमाइस जो सिस्टम है, जो डेवलपमेंट ऑन प्रीमाइस हो रहा था, उसको वो ऑन क्लाउड ले जा रहे हैं, AWS पे, GCP पे या फिर Azure पे। इनमें से तीनों तो देखो पढ़ना मुश्किल है, ऐसा नहीं मैं बोल दूँ तीनों पढ़ लो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, उसको भी मेरे इंस्टाग्राम पे जब बायो में आप जाते हो वहाँ पे लिंक है, उसमें मैंने सारा लाइन से लिख रखा है आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और कुछ मैंने रिसोर्सेज भी शेयर किया हुआ है, तो मैं सिंबल से बोल दूंगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे, तो वहाँ से आप लोग एक बार चेक कर लेना। पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, आप लोग कोशिश करना कि जो कोर स्ट्रेंथ है उसको तो जरूर से प्रिपेयर कर लो। थैंक्स अ लॉट कैश, आपने बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे साथ शेयर किए एंड डेटा इंजीनियरिंग का आपने काइंड ऑफ रोड मैप प्रोवाइड कर दिया प्रॉपर, जो भी डेटा इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड आई विल फॉर श्योर शेयर दैट लिंक विथ एवरीवन, सो यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड कैश बहुत सारी रील्स भी शेयर करते हैं, यू कैन फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैश, माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि अभी आपने देखा कि AI में कितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है एंड लोग डर भी रहे हैं कि AI बहुत सारी जॉब्स खा जाएगा, ठीक है? तो
एआई की एडवांसमेंट का डेटा फील्ड में क्या इम्पैक्ट है? देखो, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आप लोग को चीज़ें समझाऊंगा। एआई से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो, जब कैलकुलेटर पहली बार बना था, कैलकुलेटर का जब पहली बार इन्वेंशन हुआ था, तो सबने ये सोचा था कि जो मैथमेटिशियंस हैं उनका क्या होगा। लेकिन आप देख सकते हो अभी भी मैथमेटिशियंस हैं, अभी भी वो काम करते हैं। सेम ऐसे ही है जो चैटबॉट्स हैं, लाइक जो चैट जीपीटी है या फिर डेविन है या फिर मेटा ने जो भी बनाया हो, ये सारी चीज़ें हमारे काम को आसान करने के लिए है। हम उनको यूज करके और ज़्यादा इफ़िशिएंट हो सकते हैं। जो आप सोच रहे हो ना कि वो हमें रिप्लेस करेगा, उसमें बहुत टाइम है, तब तक तो हम लोग मर जाएंगे, हमारी जनरेशन ही खत्म हो जाएगी। तो उसके बारे में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, देखो बहुत सारे डेवलपमेंट रोल्स हैं जिसमें लोग चैट जीपीटी या फिर जो एआई टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं अपने काम को इफ़िशिएंट बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि उनको रिप्लेस ही कर दिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं डेटा रोल्स के बारे में, तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप डेटा इंजीनियर बनने जा रहे हो या फिर डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट, तो आप डेटा पे काम करोगे। और जो डेटा होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। किसी भी कंपनी का अगर डेटा लीक हो जाता है तो वो आसमान से सीधे फर्श पे आ जाती है, कंपनी भी बंद हो सकती है। ऐसा सिचुएशन आ जाता है क्योंकि डेटा बहुत सेंसिटिव होता है। लाइक आपको बिलीव नहीं होगा कि जो डेटा इंजीनियर्स होते हैं या फिर डेटा साइंटिस्ट्स होते हैं, उनको ऐसे बोर्ड्स यूज़ करने को अलाउ ही नहीं करती है कंपनी। आप नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी और डेटा लीक हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली जो आप चैटबॉट यूज़ करने वाले हो वो थर्ड पार्टी है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन उससे पूछते हो, कुछ भी आपने गलती से भी उसे डेटा दे दिया, उसको कैसे वो यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, यू नेवर नो। तो कंपनीज पहली बात तो अलाउ नहीं करती हैं। अगर आप ऐसे रोल पे हो, सेंसिटिव डेटा यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट में हो तो बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो उसको और भी एफिशिएंटली काम करने के लिए, लेकिन डेटा रोल्स में तो बिल्कुल मना है। यहाँ तक कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे आप अगर ऐसे चैटबॉट्स यूज़ करते हो तो शायद आपको वो लोग वहीं से कंपनी से निकाल दें। और बहुत सारी कंपनीज में तो ऐसा है कि वो जो वेब पेजेस होते हैं, जो वेब लिंक्स होते हैं, सिस्टम में ओपन ही नहीं होंगे। तो इससे मत घबराओ यार कि चैटबॉट आ गया, एआई आ गया तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। पहले पढ़ाई तो कर लो भाई। जो लोग अल्टरनेटिव ढूंढने लग रहे हैं कि मेरे को ये नहीं ये करना है, भाई ये क्रिएटर्स का गेम है। 10 क्रिएटर बनाते हैं कि एआई ये जॉब खा गया, ये जॉब खा गया। 10 क्रिएटर बनाते हैं कि भाई मैं एआई सिखा रहा हूँ तुम्हें, मेरे कोर्स खरीद लो। तो ये तमाशा चल रहा है और तुम उसी में घूम रहे हो, स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, टाइम निकलता जा रहा है। तो ऐसा काम मत करो। जो स्किल्स हैं उसको प्रिपेयर करो, जॉब लो, काम करो, परिवार का ख्याल रखो, ऐसे गोरख धंधे में ना फंसो। ओके, तो मुझे इतना तो आइडिया था कि डेटा फील्ड में काफ़ी कम इम्पैक्ट होने वाला है एआई का, क्योंकि डेटा एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। बट आपने काफ़ी डिटेल में आंसर बताया एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। अब आ जाते हैं आपके करंट सिनेरियो में, जो कि आप अभी यूके में काम कर रहे हो, जेपी मॉर्गन में। तो क्या सैलरी रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर इन यूके? तो अगर डेटा इंजीनियर्स की बात करें तो देखो हर कंट्री का एक अपना ब्रैकेट होता है कि किस कंट्री में कितना आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन यस, ये टोटली कंपनीज पे डिपेंड करता है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा पे करती हैं, और बहुत ऐसी भी कंपनीज हैं जो बहुत कम पैसा पे करती हैं सेम रोल के लिए और सेम काम के लिए। तो कभी भी आप अगर पैसे की बात कर रहे हो तो ऐसे मत देखो कि इस कंट्री में हूँ, इस कंट्री में हूँ। आप कंपनीज देखो, सेम रोल के लिए गूगल, क्रेड, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, सेम रोल के अलग अलग पे कर सकती हैं। तो अगर मैं बात करूं सैलरीज के बारे में, इंडिया और यूके के बारे में, तो देखो यूके का लाइफस्टाइल जो है, यूके में जो इन्फ्लेशन है वो टोटली डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है यहाँ पे मैं एक रूम का रेंट 70,000 इंडियन करेंसी देता हूँ पर मंथ। तो यू कैन सी लाइक कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लाइक ना मेड अफोर्ड कर सकता हूँ, लाइक स्विमिंग क्लासेस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि मैं इंडिया में कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन इंडिया में बहुत कम भी पैसा कमा रहे हो आप तो आराम से एक बढ़िया फ्लैट ले सकते हो, मेड रख सकते हो, स्विमिंग क्लासेस, डांस क्लासेस अगर करते हो आप तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सारी डिफरेंसेस हैं। तो कोई यूके आता है बहुत अच्छा पैकेज लेके, करोड़ों का पैकेज लेके, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमा रहा है। यहाँ के लिए वो गरीब है, लाइक बहुत सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ,
इंडिया में वो अच्छा पैसा भेज सकता है अपनी फैमिली के लिए, बट अगर ऐसे देखा जाए कि उसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो चकाचौंध है, ये आप देखते हो कि लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बस, मैंने पहले भी बोला, ये क्रिएटर्स हैं जो असली जो दुनिया है वो नहीं दिखाते हैं, वो बस जो बाहरी दुनिया है, जो चकाचौंध है, वही दिखाते हैं। मतलब आपने रेंट बताया और वही मुझे बहुत शॉकिंग लगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है यूके में? मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, सेविंग्स भी हो पाती है कि नहीं? देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, और मैंने जब पहली बार अपने अब्बू से बोला था कि ऐसा ऐसा रहने वाला है, आने वाले टाइम में पैसे एक्सपेक्ट मत करना ज़्यादा मेरे से, तो उन्होंने यही बोला, यार यहीं पे तुम्हारा अच्छा था, यहाँ पे सेविंग्स भी होती थी, अच्छे से रह भी रहे थे, यूके क्यों जा रहे हो? तो मेरा बस ऐसा था कि मुझे एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा घूम लूँगा मैं। यहाँ पे सेविंग्स तो यार क्या बोलूँ मैं, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, हो जाती है, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि मैं यूके में बेहतर हूँ या फिर इंडिया में बेहतर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इंडिया में बेहतर रहता। अच्छी सैलरी मुझे मिल रही होती और बहुत अच्छे से सेविंग्स कर रहा होता, बहुत फैमिली के साथ भी रहता। लेकिन यूके में इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। लाइक मैंने आपको हाउस रेंट के बारे में बता दिया, ऐसे ही खाने पीने की चीज़ें, ट्रैवलिंग की हर एक चीज़ बहुत महंगा है। तो मैं तो एक चीज़ आपसे बोलूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर इसलिए देख रहे हो कि आपको यूके आना है, तो एक चीज़ हमेशा खुद से क्वेश्चन करना कि यूके आप सेटल होने आ रहे हो कि आप बस जॉब के लिए आ रहे हो। बस जॉब के लिए आ रहे हो तो शायद सही नहीं है आपका आना, क्योंकि यहाँ पे आप जॉब करोगे, यूके गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स दोगे, वापस से इंडिया चले जाओगे, सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन आप सेटल होने के लिए आते हो, तो जब आप टैक्सेस वगैरह देते हो, तो एट द एंड यूके गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं से वो रिटर्न करती है। तो ये क्वेश्चन खुद से पूछना, अगर जॉब के लिए आ रहे हो तो शायद आने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया बेहतर है, इससे अच्छा दुबई है जहाँ पे 0 टैक्सेस हैं, तो वहाँ जाओ। यूके में सेटल होना हो तो ही आओ, और मैं यहाँ पे सेटल होने नहीं आया हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरा गलत डिसीजन है। ओके, आपने टैक्सेस की बात की, तो टैक्सेस का क्या सिनेरियो रहता है वहाँ पे? इंडिया की तरह स्ट्रेट ब्रैकेट्स में टैक्सेस लगते हैं, जैसे कि हम 30-40% दे रहे हैं, तो इतना, और इतना लगता है, इससे ज़्यादा लगता है? कुछ स्टैंडर्ड सिनेरियो होगा टैक्सेस का भी? देखो, ओवरऑल मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे भी थोड़े बहुत स्लैब्स हैं, बट इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छा है, टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पे 40% जो मेरी सैलरी का हिस्सा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। यस, अप्रॉक्स सभी लोगों का 40%, अराउंड 40% गवर्नमेंट ले लेती है। तो लेती भी क्यों है ना, वो देखो ना, गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ हैं जो यहाँ के सिटीजन्स को मिलता है। लाइक जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको पैसा मिलता है, यहाँ पे कॉलेजेस के फीस नहीं लगते हैं जो यहाँ के सिटीजन्स होते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट देती है यहाँ के सिटीजन्स को। लेकिन वही मैंने बोला, यहाँ पे आपको सेटल होना है तो यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स दो, क्योंकि एट द एंड वो फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। लेकिन आप बस सोच रहे हो 10 साल काम करूँगा इंडिया चला जाऊँगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इस गवर्नमेंट को आप टैक्स भी दे रहे हो और एट दिन जो फ़ायदा लेना चाहिए वो मिल भी नहीं रहा आपको। तो इंडिया में ही रहना बेहतर है। ओके, तो ये चीज़ आपने काफ़ी सही बताई कि आप अगर 40% टैक्स दे रहे हो और वहाँ सेटल भी नहीं हो रहे हो, तो देन इट कैन प्रूव टू बी जस्ट अ रॉन्ग डिसीजन फॉर यू मे बी। एंड अगर आप वहाँ पे सेटल हो रहे हो एंड देन आप वहाँ पे काम कर रहे हो, देन इट कैन बी अ वाइज डिसीजन फॉर यू। तो कैश, हमने काफ़ी सारी बातें की इस पॉडकास्ट में, एंड अब इसको कंक्लूड करते हैं। आप कुछ एडवाइस दे सकते हो, एंड एडवाइस टू आवर व्यूअर्स? एडवाइस के तौर पे मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा, देखो, बहुत ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अक्सर ये देखा है, लोग पढ़ाई कम करते हैं और लोगों को फॉलो ज़्यादा करते हैं। लाइक देखो, मुझ में आप इंस्पिरेशन अगर ढूंढ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। अगर आप 10 लोगों से पूछ रहे हो कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो शायद आप गलत हो। देखो, 10 लोग एक ही चीज़ बताएंगे, ऐसा नहीं है कि 10 लोग 10 तरीके की चीज़। आपको बैक एंड इंजीनियर बनना है तो बैक एंड की चीज़ें बताएंगे, डेटा इंजीनियर बनना है तो डेटा इंजीनियर की चीज़ें बताएंगे। तो आप खुद को एक्सक्यूज़ मत दो कि मुझे नहीं पता है क्या पढ़ना है। चीज़ें अवेलेबल हैं, बस एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। और आप मोटिवेशन किसी और में मत ढूंढो यार, अपने घर में देखो, अपने पेरेंट्स की सिचुएशन देखो, मम्मी पापा की सिचुएशन देखो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो देखो। शायद आपको वहाँ से जो मोटिवेशन मिलेगा, जो इंस्पिरेशन मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अगर कंसिस्टेंट हो गए 3-4 महीने के लिए, तो आपकी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको आप बदल सकते हो। तो बस यही, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलना चाहूँगा।
कंसिस्टेंट रहोगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। Thanks a lot, Cash. Thanks for all the valuable advices that you shared with us and all the resources, and it was great having you. थैंक यू सो मच संबुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे इंटरेक्ट होके।